स्वागत है आपका केकेएस इको ज्ञान गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? भौतिक इनपुट का भौतिक आउटपुट से जो तकनीकी संबंध होता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट में हम लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इनके बीच में संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादन फंक्शन कहते हैं। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये दो टाइप का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, अल्पकालीन उत्पादन फलन की। अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अर्थात जब तक एक साधन भी स्थिर रहेगा उसको हम अल्पकाल कहेंगे। तो शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होगा उसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इस प्रोडक्शन फंक्शन की व्याख्या हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू करते हैं। नाउ जब एक उत्पादक अपने उत्पादन में वृद्धि करता है तो वह यह जानने के लिए कि साधनों में परिवर्तन करने पर उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वो कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए कुछ साधनों को चेंज करे और चेक कर ले कि उत्पादन में क्या चेंजेस हो रही हैं, या वो दोनों या तीनों जो भी उसके साधन है उनको एक सर्टेन रेशो में इंक्रीज करे, एक निश्चित अनुपात में इंक्रीज करे और फिर देखे कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब वो पहला मेथड अपनाता है कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए कुछ साधनों को चेंज करता है तो उसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम। ये नियम क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार जब अल्पकाल में स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन लगाया जाता है तो आरंभ में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, परंतु एक सीमा के बाद उत्पादन में होने वाली यह वृद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थात उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद जो रेट है टोटल प्रोडक्शन की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम एक टेबल और डायग्राम थ्रू कर सकते हैं। टेबल में हम लेते हैं जो स्थिर साधन है वो स्थिर रहेगा, परिवर्तनशील साधन के अमाउंट को इंक्रीज किया गया है। जो टोटल प्रोडक्शन है वो परिवर्तनशील साधन को इंक्रीज करने के कारण 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14 के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। इस टीपी से हमने एपी कैलकुलेट किया है और इसी से हमने एमपी कैलकुलेट किया है। इस टेबल के थ्रू हमने डायग्राम क्रिएट किया है। डायग्राम में जो है 3 स्टेज दिखाई गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये हमारा जो ग्रीन लाइन है वो टीपी को शो कर रहा है, जो ऑरेंज लाइन है वो एमपी को शो कर रही है और जो रेड लाइन है वो एपी को शो कर रही है। नाउ अब हम इसकी स्टेज वाइज व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से नियम अप्लाई होता है। नाउ हमारे स्टेज फर्स्ट जो है वो ओ से एम तक है। इसमें क्या होता है? स्टेज फर्स्ट में इसमें जो टीपी है वो हमारा बढ़ते दर से बढ़ता है और ये ई तक बढ़ता है। इसके बाद ये घटते दर से बढ़ना शुरू करता है और जो एमपी है वो पॉइंट ए तक बढ़ता है। जहां पॉइंट ए है उसके ठीक ऊपर टीपी और पॉइंट ई है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टीपी है वो घटती दर से बढ़ना शुरू करता है। यहाँ पर आकर टीपी वक्र का जो ढाल है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसको नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। नाउ सेकंड स्टेज जो हमारी है वो एम से एन तक है। सेकंड स्टेज से पहले हम इस बात की बात भी करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में जो टीपी है वो हमारा बढ़ती दर से क्यों बढ़ रहा है। इसके कुछ कारण हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो लेबर है वो काम को बार बार करती है तो उसमें स्पेशलाइज होती है। स्पेशलाइज होने के कारण जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जो स्थिर फैक्टर हमारा है, जो वेरिएबल फैक्टर है, उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, उचित तालमेल बैठता है धीरे धीरे। वो उचित तालमेल भी क्या करता है? उत्पादन को इंक्रीज करता है। इसी प्रकार से स्टार्टिंग में जो हमारा स्थिर साधन है उसका मैक्सिमम यूज होना शुरू होता है वेरिएबल फैक्टर के कारण। तो मैक्सिमम यूज होने के कारण भी क्या होता है, जो हमारा उत्पादन है वो ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। नाउ स्टेज सेकंड जो है हमारी वो पॉइंट एम से एन तक है। इसमें जो टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, घटती दर से बढ़ता है और जो एमपी है वो डिक्रीज होना शुरू करता है। ये स्टेज पॉइंट एन पे आके खत्म होती है जहां पर एमपी 0 है और टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब इस स्टेज की लागू होने क्या कारण है? आइडियल फैक्टर रेशियो। प्रत्येक फैक्टर का एक रेशियो होता है जिसको हम आदर्श अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो एक मशीन पे 5 आदमी काम करते हैं तो मशीन पर जब तक 5 आदमी नहीं लगेंगे वो प्रोडक्शन इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उस मशीन में 5 आदमी पूरे हो गए तो उसका रेशो पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अगर आप 6 आदमी लगाओगे तो उत्पादन इंक्रीज जरूर करेगा, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि 5 में से किया था। तो इस कारण भी क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू करता है। नाउ सेकंड इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
इसको बोलते हैं हम कि जो साधन है वो अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, अर्थात परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे जो काम मशीन कर सकती है वो मशीन कर सकती है, लेबर नहीं कर सकती, और जो काम लेबर कर सकती है वो लेबर करेगी, मशीन नहीं कर सकती। तो हम लेबर की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते मशीन को, और ना ही मशीन की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस कारण भी हमें घटते प्रतिफल मिलते हैं। नाउ थर्ड स्टेज हमारी स्टार्ट होती है पॉइंट एन के बाद। इसमें जो टीपी है वो डिक्लाइन करता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये स्टेज क्यों आती है? इसका कारण है टू मच यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन का बहुत ज्यादा यूज करना। जैसे कि हमें परिवर्तनशील साधन जो था हमारा वो 7 यूनिट तक हम इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन जैसे हमने 8वां लगाया तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया? डिक्रीज, अर्थात यहाँ पे 8वें की जरूरत नहीं थी। इस कारण हमें क्या मिल रहे हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। हम एक बात यहाँ पे और नोट करते हैं कि प्रतिफल या जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हम एमपी को कह रहे हैं। जो एमपी है हमारा वो क्या है? प्रतिफल या रिटर्न्स को शो कर रहा है। अगर एमपी इंक्रीजिंग है तो हमें बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं, एमपी डिक्रीजिंग है तो हमें घटते प्रतिफल मिल रहे हैं, और एमपी अगर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव या ऋणात्मक प्रतिफल मिल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एक उत्पादक इनमें से किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा? एक उत्पादक जो है उसकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है सेकंड। वो सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो मैक्सिमम तक पहुंच गया है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। यदि एक उत्पादक फर्स्ट या थर्ड स्टेज को चुनता है तो उसको हम आर्थिक रूप से मूर्ख कहेंगे, उसको हम इकोनॉमिक अपसटी कहेंगे। ये जो नियम है वो कृषि और कृषि पर शीघ्रता से लागू होता है, अर्थात जहाँ प्रकृति का रोल ज्यादा है वहाँ ये नियम शीघ्रता से लागू होगा, और जहाँ इंसान का रोल ज्यादा होगा प्रोडक्शन में वहाँ ये देरी से लागू होगा। धन्यवाद।